दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट के ऊपर ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब आपको ये पता ही है कि जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। प्रमोटर जेपी एसोसिएट है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम अगर जेपी एसोसिएट पर लगता है तो उसका असर जेपी पावर पे ज़रूर होता है। तो पूरी अपडेट क्या है, किस मामले में ईडी की जांच चल रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जेपी पावर ने कई बार ये क्लियर किया है कि हमारा मैनेजमेंट अलग है और हम अपने हिसाब से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जेपी एसोसिएट की मुसीबत से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है क्योंकि आखिर प्रमोटर प्रमोटर होता है। तो क्या है पूरी खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय जेपी पावर की क्या संभावना बनेगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 15.17 पर क्लोजिंग देखने को मिली। फ्राइडे को 3.20% की देख सकते हो कि यहाँ पे तेज़ी थी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 12,000 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि ईडी ने एक्शन लिया है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हुई है, तलाशी अभियान चल रहा है। यह कार्रवाई कथित तौर पर घर खरीदारों और निवेशकों के साथ लगभग 12,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी और डाइवर्जन के आरोपों के बाद की गई है। इस मामले में तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट लिमिटेड और अन्य संबंधित पीएमएलए मामले में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कथित तौर पर घर खरीदारों और निवेशकों के साथ लगभग 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी और डाइवर्जन के आरोपों के बाद की गई है। यह तलाशी दिल्ली, एनसीआर और मुंबई स्थित 15 परिसरों पर की जा रही है, जिसमें जेपी एसोसिएट और उसकी समृद्ध कंपनियां जैसे गौर सन्स, गुलशन, महावीर और सुरक्षा रियल्टी शामिल है। तो देख लो कि ईडी ने शुक्रवार को नोएडा में 3 बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली, एनसीआर में 15 जगह पर छापेमारी की है और मुंबई में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी की टीम ने जेपी ग्रुप और उसके साथ गॉड, गुलशन बिल्डर व सुरक्षा रियल्टी के ठिकानों पर दस्तावेजों को खंगाले है और जांच आगे जारी है। सेक्टर 128 में जेपी बिल्डर के मार्केटिंग ऑफिस पर भी टीम पहुंची। यहां पर दस्तावेज व कंप्यूटर खंगाले जा रहे। मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जा रहा है जिनको टीम बुला रही है। अभी देख दो कि बरामदगी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई सूचना दी गई, क्या बरामद हुआ है, जांच अभी इसमें जारी रहेगी। तो पूरे मामले को अगर देखें तो ये देख सकते हो कि 2009-10 का मामला है, जिसमें जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र प्रदान के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट शामिल है, जहां 2023 में मोटो जीपी बाइक रेस हुई थी। इसके साथ ही 7,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों से जुड़ी 12 आवासीय परियोजना भी शामिल है। हाईकोर्ट ने इस मामले में यमुना प्राधिकरण के बकाया भुगतान न करने के कारण जमीन आवंटन रद्द करने के निर्णय को सही माना था और न्यायालय ने प्राधिकरण को खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन बीते दिनों मामले को लेकर बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बिल्डर पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अब तक हुए कार्यों का जिक्र करते हुए बिल्डर के पक्ष में दलील दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडा को आरएपीएफ जारी करने के आदेश दिए, लेकिन डेवलपर चयनित का अधिकार नहीं दिया। इसके प्राधिकरण को कोर्ट की अनुमति की जरूरी होती है। ऐसे में परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू होने में समय लग सकता है, जिससे खरीदारों का इंतजार और बढ़ेगा। हालांकि मामले में अभी अगली सुनवाई जुलाई में होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में गठित समिति को मंजूरी दे दी है। समिति में प्रमुख सचिव आवास एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा यूपी रेरा के चेयरमैन, ईडा के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिंह, खरीदारों के प्रतिनिधि के रूप में आईआरपी शामिल किया गया है। इसके अलावा बकाया राशि की प्राप्ति के लिए ओएसडी शैलेंद्र भाटिया को भी नोडल नियुक्त जारी किया गया है। तो परियोजना की वर्तमान स्थिति का सर्वे कराने के लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है,
कितने टावर है, इनमें पूरे और अधूरे स्थिति कैसी है, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सर्वे का कराने का प्राधिकरण की ओर से ARP निकाली गई है। एजेंसी का चयन कर परियोजनाओं का सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद में ही प्राधिकरण की ओर से निर्माण शुरू करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी अभी उसमें समय लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है, जिसमें जो फ्लैट के जो धारक थे, जिनको फ्लैट मिले थे, उनको मिले नहीं, और ये पैसा गलत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हेरफेर किया गया। इस मामले को लेकर जांच चल रही है। अब जेपी एसोसिएट को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका असर तो जेपी पावर पे पड़ेगा ही, क्योंकि आखिर प्रमोटर वही है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेपी पावर वैसे मजबूत है, इसका बिजनेस भी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम मार्च महीने की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंजेस 79.20% शेयर गिरवी जरूर है। तो ये देख सकते हो कि शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरवी रखे हुए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 24% पे जो अभी भी बने हुए प्रमोटर यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जेपी एसोसिएट ही दिखाई देंगे। एफआई और एफपीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है। 6.26% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 6.31% हो चुकी है। यहाँ पे देखें तो एफआई की संख्या अनचेंज रही है, 130 पे थे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। 0.25% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 0.28% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ चुकी है। पहले 12 म्यूचुअल फंड थे, जो बढ़ के 15 तक पहुँच चुके हैं, यानी इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है वो निवेश कर रहे हैं इस समय। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 23.75% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 23.83% हो चुकी है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने यहाँ पे अपना निवेश बढ़ाया है जेपी पावर के अंदर। अब यहाँ पे जेपी पावर की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 24% की जो होल्डिंग है वो सारी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की है, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रमोटर जेपी एसोसिएट है और उसी के ऊपर इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखो कि 0.28% होल्डिंग है, उनकी संख्या 15 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी में 6.03% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 82 है। इसके अलावा आप देखें तो कैटेगरी 2 में 0.28% की होल्डिंग है, उनकी 10 की संख्या है। बैंकों ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया, करीब 15.71% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 9 है। उसमें आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 9.97% की होल्डिंग है, लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग है। कैनरा बैंक की यहाँ पे 2.44% की होल्डिंग है, और यूको बैंक की 1.08% की होल्डिंग है। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि ये जो निवेश है, ये एक्चुअल में कर्ज दो दिया गया बैंकों की तरफ से कंपनी को, उसके बदले में इक्विटी ली गई है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का निवेश भी 1.38% का 3 उनकी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ा निवेश LIC का है, 1.36% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ऊपर जो निवेश करने वाले हैं वो 6.63% है, उनकी संख्या 14,873 है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपए से नीचे है, उनमें आप देखें 22.22% की होल्डिंग है। इसके अलावा नरेश चंद्र तलवार का यहाँ पे सबसे बड़ा निवेश है, 5.02% की होल्डिंग अकेली नरेश तलवार की है, और ट्रस्ट की भी यहाँ पे 5.02% की होल्डिंग है। तो ये निवेशक है जो इसके बड़े निवेशक है। इसके अलावा महाभद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की भी 1.44% की होल्डिंग है। यहाँ पे NRA का भी 1.01% का निवेश है। इसके अलावा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का 0.03% की होल्डिंग है। ये वैसा फंड हाउस है जो शेयर कोई क्लेम नहीं करता या फिर उसकी KYC कंप्लीट नहीं होती है, वो शेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और ये जो है उनकी शेयरों की देखभाल करते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल जेपी पावर के लिए प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। 2020 में जहाँ पे रेवेन्यू 3,346 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 7,151 करोड़ तक पहुँचा, लगभग डबल से ज़्यादा हुआ है। और प्रॉफिट लॉस में तो ज़बरदस्त कमाल हुआ है। 2020 में 2,205 करोड़ का बड़ा लॉस था, 2024 में 1,022 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। ये बात है कि जेपी पावर कमाल कर सकता है, लेकिन अभी जेपी एसोसिएट को लेकर चिंता जरूर बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।